हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक नया चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है थ्री फेज एसी सिस्टम। तो आज का ये वीडियो थ्री फेज एसी सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्टरी रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि थ्री फेज एसी सिस्टम आखिर होता क्या है और ये जो थ्री फेज एसी सिस्टम है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि थ्री फेज एसी सिस्टम होता है, सिंगल फेज भी होता है, तो क्या टू फेज और फोर फेज का क्या हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाई नॉट टू फेज और फोर फेज आर यूज्ड। ये दोनों का क्यों यूज नहीं किया जाता, क्यों थ्री फेज का ही यूज किया जाता है या सिंगल फेज का ही यूज किया जाता है, क्यों थ्री फेज का यूज ज्यादा किया जाता है कंपेयर टू वन फेज। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये जो हमारा थ्री फेज सिस्टम है, एसी अल्टरनेटिंग करंट हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो हम कैसे कर पाएंगे, हाउ थ्री फेज एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड या जनरेटेड। और अंत में ये जो थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट है या फिर सिस्टम है उसका फेजर डायग्राम हमें कैसे बनाना है, समझना है, और उसके इक्वेशन कैसे समझने हैं, कैसे बनाने हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि थ्री फेज एसी सिस्टम होता क्या है, थ्री फेज करंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, अल्टरनेटिंग करंट की। तो उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे हमने सिंगल फेज करंट का डायग्राम बना के रखा है, एक ही डायग्राम है, यानी सिंगल फेज करंट का हमने डायग्राम बना के रखा है जो जनरली हम पढ़ते थे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, सिंगल फेज का डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे करंट का इक्वेशन अगर हम लिखना चाहे तो बेसिक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता था, आई नॉट या आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट क्या होता था, मैक्सिमम करंट। ये हो गया हमारा मैक्सिमम करंट, आई नॉट ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट, माइनस आई नॉट। साइन क्या बताता है, करंट अपना डायरेक्शन साइनोसोडियली चेंज करता है, अल्टरनेटिंग यानी अपना डायरेक्शन साइनोसोडियली चेंज करता रहता है। ओमेगा टी बताता है हमें फेज। ठीक है, अच्छा तो ये किसका है, सिंगल फेज का है। अब यहाँ पे हमने वन साइकिल कंसीडर करी है, ये वन साइकिल कंसीडर करी है, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। यानी ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये जो करंट बनाया है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 हर्ट्ज के बराबर। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 हर्ट्ज के बराबर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी साइकिल है, एक ही साइकिल है, यानी एक सेकंड में एक साइकिल। तो ये करंट की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक साइकिल हमने बनाई है और एक साइकिल में करंट जो है कितनी बार जीरो हो रहा है, हम बोलेंगे यहां से करंट निकला तो एक बार जीरो, ये दूसरी बार जीरो, ये तीसरी बार जीरो। यानी कि ये करंट जो है एक सेकंड में कितनी बार जीरो हो रहा है, एक सेकंड में 3 बार ये जीरो हो रहा है। और ये करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 हर्ट्ज है। क्यों 1 हर्ट्ज है, क्योंकि एक सेकंड में एक साइकिल है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। और एक सेकंड में 3 बार जीरो हो रहा है, यानी एक साइकिल में 3 बार जीरो हो रहा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। हमारे इंडिया में कितने फ्रीक्वेंसी का करंट आता है वो भी हमें पता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का करंट आता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी क्या, एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी यानी क्या, एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल। तो 50 हर्ट्ज यानी क्या, एक सेकंड में कितनी साइकिल, 50 साइकिल, एक सेकंड में 50 साइकिल। यानी ये एक सेकंड, यहां तक एक सेकंड हमने बना दिया। ये टाइम का ग्राफ भी हम कंसीडर कर सकते हैं, टाइम का ये एक्सिस। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना, 50 साइकिल। तो यहां पे हम एक सेकंड में से कुछ 50 साइकिल बनाएंगे। ठीक है, एक सेकंड में 50 साइकिल बनाएंगे। जब हमारा ओरिजिनल था, ये वाला ब्लू वाला ओरिजिनल था, एक साइकिल था, एक सेकंड में एक साइकिल, तो करंट 3 बार जीरो। अब एक सेकंड में 50 साइकिल, तो करंट कितनी बार जीरो, 150 बार। ठीक है, 50 × 3। ठीक है, एक सेकंड में 3 बार जीरो होता था, एक सेकंड में एक साइकिल थी हमारी, एक सेकंड में तो 3 बार जीरो हुआ। अब एक सेकंड में 50 साइकिल आ गई, यानी एक सेकंड में कितनी बार जीरो होगा, 150 टाइम्स जीरो होगा, 150 बार ये करंट जीरो होगा। यानी यहां पे एक सेकंड में करंट 150 बार जीरो हो रहा है, 150 टाइम्स जीरो हो रहा है। और ऐसा करंट हम किसी भी हैवी मशीनरी को दे नहीं सकते। हैवी मशीनरी यानी कैसी, जैसे कि इंडस्ट्रीज में पंच प्रेस का यूज होता है जिसके अंदर मोटर्स लगाई गई होती है, बड़ी बड़ी मोटर्स।
ऐसी मोटर्स को, ऐसी मशीनरी को जो कि हैवी मशीनरी है, उसको अगर ऐसा करंट देंगे, कैसा करंट, 1 सेकंड में 150 बार करंट जीरो हो रहा है, तो वो मशीनरी चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर इतना सारा लोड होता है कि 1 सेकंड में 150 बार जीरो हो रहा है करंट का वैल्यू, तो वो मशीनरी चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 सेकंड में 150 बार करंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या निकला, हमने कैसा करंट दिया हैवी मशीनरी को, इंटरप्टेड करंट दिया। इंटरप्टेड यानी रुक रुक के करंट दिया, रुक रुक के यानी 150 बार करंट जीरो हो रहा है, ऐसा इंटरप्टेड करंट हमने दे दिया, तो मशीनरी, हैवी मशीनरी चल नहीं पाएगी। अगर हैवी मशीनरी को चलाना है, हैवी मोटर्स को चलाना है, तो हमें कैसा करंट देना पड़ेगा, हमें ऐसा करंट देना पड़ेगा कि जो कभी भी जीरो हो ही ना, यानी एक साइकिल में करंट जीरो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे 150 बार जीरो हो रहा है, सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, 150 बार जीरो हो रहा है, जिसके कारण मशीनरी चल नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो मैक्सिमम करंट देना पड़ेगा, यानी एक साइकिल में वो कभी भी जीरो ही ना हो, यानी हमें कैसा करंट देना पड़ेगा, अनइंटरप्टेड करंट, यानी कि कंटिन्यूस करंट देना पड़ेगा, यानी कि हेल्दी करंट देना पड़ेगा, तब जाके मशीनरी चलेगी। और ये हेल्दी करंट, ऐसा हेल्दी करंट या फिर ऐसा इंटरप्टेड करंट कौन देगा हमें, 3 फेज एसी सिस्टम देगा। इसलिए हमें 3 फेज एसी सिस्टम का यूज करना जरूरी होता है। और हमारे घर पे भी कभी कभी कोई घर में 3 फेज एसी सिस्टम लगा होता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि घर पे तो कौन सी हैवी मशीनरी है जो हमें चलानी है 3 फेज पे, तो उसका सिंपल सा आंसर है, घर पे तो कोई ऐसी मशीनरी होती नहीं है जो 3 फेज पे चलती है। लेकिन 3 फेज लगाने से क्या फायदा होगा कि हमारे घर पे सिंगल फेज पे ही सारे हमारे अप्लायंसेस चलने वाले हैं, लेकिन अगर एक फेज फॉल्टी हो गया यानी बिगड़ गया, तो वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे फेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फेज फॉल्टी हो गया तो तीसरे फेज पे वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि घर पे भी हमें अनइंटरप्टेड करंट मिलेगा। अगर एक फेज बिगड़ गया है तो दूसरे फेज पे वो शिफ्ट हो जाएगा। खैर, हमें तो हैवी मशीनरी से मतलब है, हैवी मशीनरी को हम कैसा दे रहे हैं, इंटरप्टेड करंट दे रहे हैं सिंगल फेज से, 150 बार जीरो हो रहा है 1 सेकंड में। हमें कैसा चाहिए, हमें तो मैक्सिमम करंट चाहिए, जिससे करके अनइंटरप्टेड करंट उसे मिल पाए, यानी बिना रुके करंट मिल पाए और वो अच्छे से चल पाए। इसलिए 3 फेज का सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब एग्जाम में कैसे हमें पॉइंट्स लिख के आने हैं, इसको आप एक्सपांड भी कर सकते हो। तो वही लिखा है, इन 1 साइकिल करंट बिकम 0 फॉर 3 टाइम्स, देख लिया हमने। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज की होती है, यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल होती है, यानी 1 सेकंड में 150 बार जीरो होगा, यानी इंटरप्टेड करंट हम अभी मशीनरी को दे रहे हैं, तो वही लिखा है। सो इन 1 सेकंड 50 साइकिल्स आर देयर, देयरफॉर करंट बिकम्स 0 फॉर 150 टाइम इन 1 सेकंड। ठीक है, Therefore, we can say that AC supply is interrupted, यानी रुक रुक के जा रहा है करंट। कितनी बार, 150 बार रुका, 1 सेकंड में 150 बार रुका। एंड ड्यू टू दिस हैवी मशीनरी कैन नॉट रन, हैवी मशीनरी चल नहीं पाएगी। तो हैवी मशीनरी को कैसा करंट देना पड़ेगा हमें, हैवी मशीनरी को हमें अनइंटरप्टेड करंट या हेल्दी करंट देना पड़ेगा। और वो कौन दे के देगा हमें, 3 फेज सिस्टम देगा। ये जो प्रॉब्लम आई है रुक रुक के करंट वाली, वो कौन सॉल्व करके देगा, वो 3 फेज सिस्टम सॉल्व करके देगा। सो आई होप अब बात समझ में आ गई होगी कि 3 फेज करंट की क्यों जरूर पड़ती है, 3 फेज सिस्टम की क्यों जरूर पड़ती है। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा कि हाँ सर बात तो समझ में आ गई कि 3 फेज क्या करेगा, हेल्दी करंट देगा, मैक्सिमम करंट देगा, 1 सेकंड में एक भी बार जीरो होगा नहीं, जिससे करके हैवी मशीनरी चल पाएगी 3 फेज में। अब क्वेश्चन आएगा कि सर तो फिर क्या 2 फेज और 4 फेज का यूज कर सकते हैं हम, तो 2 फेज और 4 फेज का हम यूज कर नहीं सकते। उसका क्या रीजन है, अगर 2 फेज की बात करें तो यहाँ पे एक फेज ऐसे निकला, ठीक है, दूसरा फेज ऐसे निकला, ठीक है, दोनों ही फेज एक दूसरे से 180 डिग्री पे डिस्प्लेस होंगे 2 फेज में, एक ऐसे और एक ऐसे 180 पे डिस्प्लेस होंगे। 180 क्यों, क्योंकि 180 प्लस 180 करेंगे तभी तो 360 आएगा, तभी तो 1 साइकिल आएगा। तो 2 फेज में क्या होगा, 180 पे दोनों फेज है। अगर 180 पे दोनों फेज है तो क्या होगा, फर्स्ट फेज का मैक्सिमम करंट मान के चलते हैं 5 एम्पियर है, ये येलो वाला सेकंड फेज का मैक्सिमम करंट मान के चलते हैं -5 एम्पियर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट हो जाएगा 5 - 5 = 0, यानी 2 फेज में यूजलेस हो जाएगा करंट, कुछ काम ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए 2 फेज हम यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से 4 फेज भी हम यूज नहीं कर सकते। क्यों, 4 फेज में फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों, 90 + 90 + 90 + 90 360 हो गया। अब 90 2 फेज के बीच में है तो मैक्सिमम वापस से कैंसिल हो जाएगा,
तीसरे और चौथे फेज में भी 90 है, यानी कि मैक्सिमम और उसका दोनों का मिनिमम दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वो भी यूजलेस हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, इसलिए 2 फेज और 4 फेज की जरूरत पड़ती नहीं है। तो वही बात लिखी है बोर्ड पे, इन 2 फेज सिस्टम बोथ द फेजेस आर प्रोवाइडेड एट 180 डिग्री, सो बोथ फेजेस विल कैंसिल ईच अदर, दोनों फेज का मैक्सिमम जो होगा कैंसिल कर देगा ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर 2 फेज इज यूजलेस एंड सिमिलरली 4 फेज टू, ठीक है। 2 फेज भी यूजलेस है, 4 फेज भी यूजलेस है, ठीक है। 4 फेज में 90 पे होता है, वो भी कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, अब इतने तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है 2 फेज और 4 फेज का तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, यूजलेस हो जाएगा, 3 फेज का हम यूज करेंगे, ठीक है। एक साइकिल में वो एक भी बार जीरो नहीं होगा, तो क्या हम 5 फेज का यूज कर सकते हैं, 7 फेज का यूज कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे 5 फेज और 7 फेज तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्योंकि 3 फेज में ही सफिशिएंट करंट बन जाएगा, 3 फेज में ही हम करीब करीब 660 वोल्ट तक ऑब्टेन कर पाएंगे, 660 वोल्ट बना लेगा वो, 660 वोल्ट से ज्यादा तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब 5 फेज और 7 फेज की कुछ जरूर है नहीं, तो 3 फेज कैसा है, सफिशिएंट है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, फ्रॉम 3 फेज सिस्टम वी गेट अराउंड 660 वोल्ट विच इज सफिशिएंट फॉर हैवी मशीनरी, इतनी जरूरत है, इससे ज्यादा तो जरूरत है नहीं, तो फिर क्यों जाना मोर देन 3 फेज पे, क्यों जाना, कोई जरूरत है नहीं। सो आई होप 2 फेज 4 फेज की क्यों कि यूजलेस है समझ में आ गया होगा, 3 फेज से आगे जाने की जरूरत क्यों नहीं है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब पिक्चर तो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि 3 फेज की क्यों जरूरत पड़ी, अनइंटरप्टेड करंट देगा, 1 सेकंड में एक भी बार जीरो नहीं होने देगा, हैवी मशीनरी चल पाएगी। दूसरी बात समझ में आ गई 2 फेज और 4 फेज यूजलेस है, कैसे समझ लिया। तीसरी बात ये भी समझ में आ गई कि 3 फेज में इतना सारा बन जाता है वोल्टेज के 5 फेज और 7 फेज में जाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कि 3 फेज करंट बनाए तो बनाए कैसे, तो वही लिखा है हाउ 3 फेज एसी इज जनरेटेड, कैसे हम उसको प्रोड्यूस करें। तो क्लास 10th में भी ये बात पढ़ी है हमने, क्लास 12th में भी ये बात हमने पढ़ी है कि अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे 2 मैग्नेट ले लेंगे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कोई एक कॉइल या फिर कोई एक कंडक्टर मेटल का टुकड़ा उसको अगर हमने रोटेट करवाया तो क्या होगा, ये जो कॉइल है या ये जो टुकड़ा है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है, वो चेंज होता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है फैराडे लॉ के हिसाब से, और वो वोल्टेज से करंट इंड्यूस्ड होता है। तो इस तरीके से हम करंट को जनरेट कर पाएंगे, एसी करंट को जनरेट कर पाएंगे। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, व्हेन कंडक्टिंग कॉइल या फिर कंडक्टर इज रोटेटेड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, ये जो कंडक्टर है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक किया होगा वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया और करंट इंड्यूस्ड हो गया। अगर कॉइल ऐसे ही पड़ी है तो क्या करंट बनेगा, हम बोलेंगे नहीं, इसको घुमाना पड़ेगा, घुमाएंगे तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, इसके साथ जो लिंक किया गया है और फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ, जितना ज्यादा हम इसको घुमाएंगे उतना ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, टी यानी क्या, रेट, चेंज होने का रेट किसका, फ्लक्स का, डी फाई यानी चेंज फ्लक्स का, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ, डी फाई यानी चेंज इन फ्लक्स, समय के साथ जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये जो हमने कॉइल ली है, कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मल्टीप्लाई कर लो n से, n डी फाई बाई डी टी, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और ये इक्वेशन में हम याद हो तो नेगेटिव साइन लगाते हैं लेंस लॉ के हिसाब से, क्लास 12th में या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक वीडियो में भी हमने देखा है, माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्या बताता है कि जो इसका कॉज है उसको अपोज करता है, शायद से याद होगा लेंस लॉ में पढ़ा था हमने, तो माइनस साइन हमने लगा दिया। और करंट कितना बनेगा तो ओम्स लॉ का यूज कर लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर या फिर E बाई आर, E का वैल्यू ये रहा लिख लिया, R 1/R में है तो 1/R इतना EM करंट इंड्यूस होने वाला है। तो ये हमने बना के रखा है सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज में क्या किया, कॉइल रोटेट करी, किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कॉइल के साथ या ये कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है समय के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट बन जाएगा, ठीक है। और उसका ग्राफ कुछ ऐसे हमने बना दिया,
ये क्या हो गया हमारा 1 सेकंड मान के चलते हैं, ये पूरा 1 सेकंड, 1 साइकिल की बात कर रहे हैं। कितनी बार जीरो हो रहा है करंट? 3 बार जीरो हो रहा है। यानी ये कैसा करंट है? इंटरप्टेड करंट है, हैवी मशीनरी चल नहीं पाएगी। हमें तो कैसा करंट चाहिए? हेल्दी करंट चाहिए, 1 साइकिल में कभी भी जीरो ना हो ऐसा करंट चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? 3 फेज पे जाएंगे। अब 3 फेज में कैसे 3 फेज करंट जनरेट होता है वो देख लेते हैं। सेम यही प्रोसीजर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने एक कंडक्टर का यूज किया है, यहाँ पे हम 3 कंडक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। और तीनों कंडक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पे हम लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लगा लिया, आर फेज नाम दे दिया उसको, ठीक है। एक कंडक्टर लगा दिया, ठीक है। ये एक कंडक्टर हमने लगा दिया, उससे हम मान के चलते हैं कि ये वाला कंडक्टर जो है, ये कौन सा कंडक्टर? ब्लू वाला, वो उससे 120 पे हमने लगाया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये आर जो हमारा कंडक्टर है उससे ये डायरेक्शन में 120 पे हमने येलो वाला कंडक्टर लगाया है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आर से हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की साइड ना, ऊपर की साइड ये मान के चलते हैं एक्स एक्सिस है, तो ऊपर की साइड 120 लगाया, जिसको ब्लू फेस का कंडक्टर बोल दिया, ठीक है, कॉइल बोल दिया। और बाद में ये रेड फेस है, ये कंडक्टर रेफरेंस है, उससे नीचे की डायरेक्शन में ऐसे येलो फेस हमने कंडक्टर 120 पे लगा दिया माइनस डायरेक्शन में। आई होप बात समझ में आ गई होगी इतनी। अच्छा, अब इसको हम रोटेट कराएंगे, इसको हम यहाँ पे एक शाफ्ट लगा देंगे, शाफ्ट से शाफ्ट ऐसे परपेंडिकुलर है, बोर्ड कैसे रोटेट कराएंगे? रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? हर एक जो कंडक्टर है उससे जो फ्लक्स होगा, लिंक, वो चेंज होता रहेगा। तो हर एक कॉइल ईएमएफ इंड्यूस करेगा, हर एक कॉइल करंट बनाएगा, और हर एक कॉइल का करंट या ईएमएफ कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि सबकी स्पीड सेम है और सभी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात लिखिए, 3 कंडक्टर्स आर एट 120 डिग्री। अब सबसे पहले तो ये हमारा आर है, रेफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आर फेज में से कैसा करंट बनेगा? 0 से चालू होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, 0 पे चालू होगा, 0 एंगल पे है, 0 से ऐसे करके एक करंट बन गया, ठीक है। अच्छा, ये जो बनाया उसको बोल देंगे रेड फेज का करंट, या ई आर यानी उसका ईएमएफ रेड फेज का। बाद में हमारा ब्लू फेस पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर है, ये ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 है, तो यहां से करंट 120 से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो पहले आर घूमा, लेकिन उसके पहले बी तो घूम चुका है, आर घूमा उसके पहले बी तो घूम चुका है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, बाद में हम बात करें, ये ब्लू वाला तो समझ में आ गया क्यों ऊपर घूम रहा है, समझ में आ गया। और ये क्यों 0 से स्टार्ट हुआ? क्योंकि रेफरेंस लाइन 0 से चालू हो रहा है। अब येलो की बात करें तो येलो नीचे से चालू होगा। क्यों नीचे से चालू होगा? यहाँ पे रेड रेफरेंस है, उससे नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में 120 है, तो उससे नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में 120 से वो चलना शुरू होगा, और उसको क्या बोल देंगे? वाई फेस का ईएमएफ या वाई फेस का करंट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पे हम चेक करते हैं कि 1 सेकंड में एक साइकिल ही हमने ली है, तो 1 साइकिल में क्या करंट 0 हो रहा है देख लेते हैं। अभी इसकी बात करें, रेड फेस की बात करें, तो जब रेड फेस का करंट 0 होगा तब वाई फेस का करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी रेड फेस 0 है, वाई तो मैक्सिमम है। उसी तरीके से अगर हम ये वाले फेस की बात करें, ब्लू फेस की बात करें, ब्लू फेस, ठीक है, ब्लू फेस का करंट जब 0 होगा यहाँ पे, तब क्या होगा? आर फेस का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी 0 करंट होगा एक फेस उसको उठा लेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आर फेस की बात करें, आर फेस जब 0 होगा तब क्या होगा? तब येलो फेस मैक्सिमम में होगा, यानी येलो फेस उसको उठा लेगा, करंट को उठा लेगा, ठीक है। यानी कोई भी एक फेस जब 0 होगा तब दूसरा फेस मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। यानी एक साइकिल में हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम करंट मिलेगा, एक साइकिल में मैक्सिमम करंट मिलेगा। यानी हम कैसा दे रहे हैं? हेल्दी करंट दे रहे हैं, अनइंटरप्टेड करंट दे रहे हैं हैवी मशीनरी को, जिससे करके वो चल पाएगा। सो आई होप 3 फेज क्यों जरूरी है समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता था? 1 सेकंड में 3 बार 0 होता था। यहाँ पे ये रेड फेज है, यहाँ पे 0 हुआ लेकिन ये मैक्सिमम है, ये यहाँ पे 0 हुआ लेकिन ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में हमें, एक साइकिल में हमें मैक्सिमम करंट ही मिलने वाला है, कभी भी करंट 0 होगा नहीं। तो वही लिखा है, अनइंटरप्टेड करंट इज ऑब्टेन्ड एज करंट नेवर 0 फॉर 1 साइकिल। एक साइकिल में करंट कभी भी 0 होने वाला नहीं है, सारे फेज अपने मैक्सिमम पे होंगे, ठीक है। और कौन सा फेज कब मैक्सिमम, कौन से सीक्वेंस में मैक्सिमम ईएमएफ लेगा, वो सीक्वेंस को हम RYB या 1 2 3 बोल देंगे, ठीक है। वो आगे देख लेंगे। तो आई होप इतनी बात भी समझ में आ गई होगी।
ठीक है। अब हम इसका फेज डायग्राम देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला डायग्राम हम समझ चुके हैं, ठीक है, ये वाला डायग्राम हमने देख लिया था। बस इस पे से ये बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये हमारा रेफरेंस हो गया, रेफरेंस यानी ऐसे एक्स एक्सिस पे हमने बना दिया रेड फेज ईएमएफ इन रेड फेज, ठीक है। अच्छा, बाद में हमने ये ब्लू फेज है हमारा ऊपर है, ब्लू फेज हमारा बोला था पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, और ये रेड से नीचे है, तो ये रेड से नीचे है 120 पे येलो फेज, ठीक है। सब के सब फेज एक दूसरे से कितने एंगल पे सेपरेट किए गए हैं? 120 इक्वल एंगल पे सेपरेट किए गए हैं 120 पे। अच्छा, इस पे से इसके ईएमएफ, हर एक फेज के ईएमएफ का इक्वेशन हम लिख पाएंगे। अगर रेड फेज की बात करें, रेड फेज की बात करें तो क्या होगा? ईएम साइन ओमेगा टी, ईएम यानी मैक्सिमम ईएमएफ, साइन ओमेगा टी प्लस जीरो लिख सकते हैं, प्लस जीरो यानी एक्स एक्सिस रेफरेंस है, तो रेफरेंस से कितना है? जीरो पे ही है, ठीक है। अच्छा, बाद में अगर वाई फेज की बात करें, ये वाई फेज की बात करें, वाई फेज कैसा है? पीछे है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ईएम साइन ओमेगा टी, इससे 120 पीछे है, इससे 120 पीछे है, पीछे यानी माइनस 120 कर दिया। बात समझ में आ गई? अच्छा, ब्लू फेज की बात करें, ब्लू फेज की बात करें तो ये हमारा आर फेज है, उससे 120 पीछे और 120 पीछे है, ठीक है, क्योंकि हमारा चलना ऐसे शुरू होने वाला है, ऐसे शुरू होने वाला है, तो ये रेफरेंस है। वाई फेज 120 पीछे तो माइनस 120 कर दिया, और आर से ही हम मेजर कर रहे हैं, ये 240 पे जाएगा, 120 प्लस 120 240, कैसा? नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस 240, तो हम क्या कर देंगे? माइनस 240 कर देंगे, बाकी का एज इट इज। और ये जो मैक्सिमम ईएमएफ है हर एक फेज में, वो कैसे होंगे? सेम होंगे। ऑल मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ईएमएफ आर सेम। उसको क्या बोल देंगे? इसका मैक्सिमम को ई आर बोल देंगे, इसके मैक्सिमम को यानी इसको ई वाई बोल देंगे, इसके मैक्सिमम को ईबी, के मैक्सिमम को ये ईबी, ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और वही बात लिखी है कि कौन से ऑर्डर में थ्री फेज में ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं, कौन से ऑर्डर में, यानी कि यहाँ पे बी ने पहले मैक्सिमम किया, फिर बाद में आर ने किया, ठीक है, बाद में वाई ने किया, कौन से ऑर्डर में मैक्सिमम ईएमएफ ऑब्टेन कर रहे हैं, कौन से ऑर्डर में एक के बाद एक कौन सा पहले मैक्सिमम होगा, बाद कौन सा दूसरा मैक्सिमम होगा, कौन सी तीसरा मैक्सिमम होगा, ये सीक्वेंस को या ये ऑर्डर को हम बोल देंगे फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस यानी क्या? कि द ऑर्डर इन विच ईएमएफ इन थ्री फेज अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू, कौन से ऑर्डर में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, पहला कौन हो रहा है, उसको बोल देंगे फेज सीक्वेंस। और फेज सीक्वेंस, फेज जो होते हैं वो RYB से रिप्रेजेंट किए जाते हैं या 1 2 3 से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में फेज को, सीक्वेंस को नॉर्मली हम RYB से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये पूरा था इंट्रोडक्शन थ्री फेज एसी सिस्टम का। आई होप आइडिया आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा जब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।